हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को जो प्रोसेस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन का मेनली जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो डाइजेशन का प्रोसेस जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन बींग्स में, जो कि आपके सिलेबस में है। और ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, वो होलोजोइक होता है, पहले भी आपको बताया गया था। और होलोजोइक में क्या होता है कि 5 डिफरेंट प्रोसेसेस चलते हैं, ठीक है। इंजेशन सबसे पहला होता है, इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन और फिर होता है इजेशन। तो ये 5 डिफरेंट प्रोसेसेस चलते हैं वैसे सभी ऑर्गेनिज्म में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, जैसा कि ह्यूमन बींग्स। तो हम आज क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक एक स्टेप्स को पढ़ने वाले हैं और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है सभी को समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हमारा क्या है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स वाला पार्ट है, जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जाकर। चलिए फिलहाल इस टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किस चीज़ की, तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है आपका, वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। इंजेशन प्रोसेस, क्योंकि होलोजोइक जो न्यूट्रिशन करने वाले जीव हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं डायरेक्टली और उसको फिर सिंपल में चेंज करके फिर उसको एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी लेते हैं। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें 5 डिफरेंट प्रोसेसेस चलते हैं। तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो इंजेशन होता है। तो इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो इंजेशन में क्या होता है कि जो हम लोग फूड लेते हैं, भोजन जो खाते हैं माउथ में लेते हैं, इसी प्रोसेस को इंजेशन बोल दिया जाता है ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, ठीक है, फूड लेने की प्रक्रिया, बस इतना ही क्या कहलाएगा हमारा, इतना ही कहलाएगा हमारा इंजेशन। तो इसमें कोई खास मैटर नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इस टॉपिक में आपको यही पढ़ना है, वो प्रोसेस क्या है, डाइजेशन। क्या है, डाइजेशन। तो यहाँ पर जो मेन प्रोसेस जिसके बारे में डिस्कस करना है और जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे, तो वो डाइजेशन प्रोसेस है। तो डाइजेशन हम किसे कहते हैं, तो सिंपल है, एकदम समझिएगा। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग लेते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को पहले सिंपल में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एज ए होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली हम लोग पचा नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि उस कॉम्प्लेक्स फूड को पहले सिंपल फूड में चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंजाइम्स। और ये इंजाइम्स आते कहाँ हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स, है ना। डिफरेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उससे अलग अलग तरह के एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं और वो एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में चेंज करते हैं। तो वो सिंपल ऐसा हो जाता है कि वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है ना, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि डाइजेशन क्या प्रोसेस है, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको सिंपल में चेंज किया जाना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स आते कहाँ हैं, तो ये ग्लैंड से आते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स फूड किस में चेंज हो जाएगा, आपका सिंपल फूड में चेंज हो जाएगा, सिंपल फूड में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। तो आप इसके डिफिनेशन में बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड with the help of different enzymes are called digestion। सिंपल फूड कहने का मतलब है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो उसमें, और वो वाटर में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, ताकि उसकी अच्छे तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए और उससे हम एनर्जी को क्या कर सके, ले सके, ठीक है। चलिए अब हमें जो पढ़ना है वो मेन प्रोसेस है डाइजेशन, है ना। डाइजेशन कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट में डाइजेशन होता है, कितना डाइजेशन होता है, कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पर हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें डाइजेशन की, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पार्ट वाइज कहने का मतलब कि किस पार्ट में डाइजेशन हुआ, किस किस मॉलिक्यूल्स का हुआ और कितना % उसका जो है डाइजेशन हुआ।
किस किस मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब आप लोग जानते ही है, 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। इन्हीं सब वो चीज़ों का क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको लिखने वाला हूँ क्या चीज़, तो माउथ में, ठीक है, माउथ एंड बकल कैविटी की हम लोग बात कर लेते हैं, माउथ और बकल कैविटी की बात कर लेते हैं। चलिए, तो माउथ की बात करें तो माउथ का कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। मेन जो यहाँ पर आपका होने वाला है फंक्शनली वो क्या चीज़ है आपका, यहाँ पर बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ होता है ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि बकल कैविटी में 3 चीज़ होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है आपका टीथ, टीथ के बाद आपका टंग होता है, और टंग के बाद क्या होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए कि टीथ और टंग, जो आपका टीथ है और टंग है, ये यहाँ पर इसका क्या रोल है, इसका मैकेनिकल डाइजेशन में रोल है, ठीक है। जो हम लोग फूड लेते हैं उसे हम लोग टीथ की हेल्प से उसे क्या करते हैं, एकदम पीस देते हैं उसे, ठीक है, मिक्स कर देते हैं, और टंग की हेल्प से उसे और ज़्यादा मिक्सिंग किया जाता है। तो इन दोनों का रोल जो है वो डायरेक्ट रोल नहीं है डाइजेशन में, इनडायरेक्ट रोल है, ये मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो मेन डाइजेशन का काम होता है वो किसके द्वारा होता है आपका, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है, ठीक है। ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, तो इस चीज़ को समझिए कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी जो ग्लैंड्स हैं आपके, ये क्या करते हैं, ये सलाइवा सेक्रेट करते हैं, ठीक है। ये सलाइवा क्या होता है, ये सलाइवा एक जूस होता है, ठीक है, एक सेक्रेशन होता है सैलिवरी ग्लैंड्स का, सलाइवा। इस सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, और वो खास तरह के एंजाइम्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, माउथ और बकल कैविटी की बात हो रही है, तो बकल कैविटी में खासकर बात हो रही है कि बकल कैविटी में टीथ है, टंग है, जिसका रोल है मैकेनिकल डाइजेशन में। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं, ठीक है। ये सलाइवा क्या करता है, इस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि सैलिवरी एमाइलेज है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो किस चीज़ का डाइजेशन होता है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो हम लोग स्टार्च, जो हम लोग फूड लेंगे उस फूड में स्टार्च होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये, इसका डाइजेशन हो जाएगा, और ये किस में बदल जाएंगे, तो ये स्टार्च जो है वो बदल जाएगा आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये जो स्टार्च है ये किस में चेंज हो रहे हैं, ग्लूकोज में, ठीक है, प्लस माल्टोज में, ग्लूकोज प्लस माल्टोज। अब ग्लूकोज और माल्टो, ग्लूकोज के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और माल्टोज में बदल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। किसके हेल्प से हो रहा है ये काम, सैलिवरी एमाइलेज की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 100% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, नहीं, यहाँ पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा। इसका मतलब आगे जो एलिमेंट्री कैनाल का आगे जो पार्ट है, जो स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, वहाँ भी कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन चलता रहेगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए, तो माउथ और बकल कैविटी की बात की गई, इसमें टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स। टीथ और टंग मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रेट करता है, सलाइवा में एक एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको सिंपल में यानी ग्लूकोज और माल्टोज में चेंज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा बात हो गया किससे, माउथ और बकल कैविटी से। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे पार्ट्स में। अब इसके आगे एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट्स आता है, तो इसके आगे आता है फेरिंक्स, और इसके आगे आता है आपका ओएसोफेगस, ओएसोफेगस, ठीक है। चलिए, इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि फेरिंक्स और ओएसोफेगस जो है यहाँ पर कोई भी ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर किसी तरह का एंजाइम्स, किसी तरह का सेक्रेशन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। सिंपल है, सिर्फ फेरिंक्स और ओएसोफेगस का सिर्फ रोल है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, फूड को आगे की ओर ले जाने में, बस इसका रोल होता है। क्लियर हो गया, समझ गए आप। चलिए, थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक है, तीसरे पार्ट की ओर। अब जो है हम बात करेंगे स्टोमक की, ठीक है।
स्टोमक में डाइजेशन किस तरह से होता है। चलिए स्टोमक के बारे में, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस स्टोमक में खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से खास तरह का जूस सेक्रेट होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। क्लियर है? क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा, है ना, जैसे कि सलाइवा था तो उसमें सलेवरी एमाइलेज था। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के चीज होंगे। क्या क्या होंगे तो देखिए यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा। एक्चुअली में क्या है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये 3 टाइप ऑफ सेल्स, 3 तरह के सेल्स से बनते हैं और उन तीनों तरह के सेल से अलग अलग चीज का जो है सेक्रेशन होता है। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, गैस्ट्रिक जूस में आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर आपको HCl मिलेगा जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? गैस्ट्रिक जूस में आपका क्या होगा? HCl होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको एंजाइम्स होंगे, जैसे कि खास तरह का एंजाइम्स है पेप्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्सिन। और तीसरा जो चीज़ है यहाँ पर आपका म्यूकस, म्यूकस सेक्रेट होगा। ठीक है, तो इस गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह का चीज़ है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। क्लियर है? ये तीनों ही अलग अलग तरह के सेल्स से सेक्रेट होते हैं। किसके सेल्स से? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल से। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट हो रहा है और इस गैस्ट्रिक जूस में ये 3 अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं। अब इसका रोल क्या है, चलिए इसके रोल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं HCl के रोल को। ठीक है, रोल ऑफ HCl। HCl का क्या काम है? ठीक है, चलिए HCl का हम कह सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो है इसका रोल हम यहाँ पर बता सकते हैं। जो फर्स्ट रोल है इसका, HCl क्या करता है कि स्टोमक में प्रेजेंट जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करता है ना, या फूड में जो फूड आ रहा है, जो फूड हम खा रहे हैं उस फूड में यदि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उसको क्या करेंगे? वो किल करेंगे। तो हम बोल सकते हैं HCl के बारे में, HCl के फंक्शन के बारे में कि HCl किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। HCl kills harmful bacteria present in food। क्लियर है? तो HCl का पहला रोल है कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया फूड में अगर मौजूद हैं, बचे हुए हैं, तो उसको किल करेगा। दूसरा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है कि यहां पर जो आप पेप्सिन देख रहे हैं, एक्चुअली में ये पेप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जो देख लीजिए यहां पर पेप्सिनोजेन। एक्चुअली में क्या होता है कि पेप्सिनोजेन जो एंजाइम्स है ये सेक्रेट्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो होता है वो इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव होता है ना, इसका कोई रोल नहीं है। अगर ये एक्टिव हो जाए तब इसका रोल डाइजेशन में होगा। और इसको एक्टिव करेगा कौन? तो इसको एक्टिव करेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl क्या करेगा, क्योंकि ये पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, HCl इसको एक्टिव करेगा और ये किस में बदल जाएंगे? तो ये बदल जाएगा आपका पेप्सिन में। ठीक है, पेप्सिन जो है ये आपका क्या है? एक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में है। कहने का मतलब है कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। इस बात को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा, एसिडिक मीडियम में। और ये एसिडिक मीडियम पेप्सिन को मिलेगा कहाँ से, ये पेप्सिन बनेगा कैसे? तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl आएगा। ठीक है, तो ये भी एक रोल हो गया किसका? HCl का। क्लियर है? समझ गए आप? अब HCl का एक और रोल होता है जो आगे जो है पढ़ेंगे आप। ठीक है, HCl का एक और रोल होता है, एक और एंजाइम्स होता है, वो हालांकि स्टोमक्स के नहीं है, वो आगे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये पेप्सिनोजेन। ठीक है, अब अच्छा होगा कि मैं आपको वहाँ पर वो डिस्कस कराऊँ। ये 2 आप क्या करेंगे, ये 2 आप जो इंपॉर्टेंट यूज है या HCl का रोल है वो आप याद रखेंगे। तीसरा जो रोल है वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूकस की। तो रोल ऑफ म्यूकस, म्यूकस का क्या रोल है? तो ये म्यूकस क्या करते हैं? अब देखो कि स्टोमक में क्या हो रहा है कि HCl सेक्रेशन हो रहा है। ठीक है, एसिड बन रहे हैं। अब ये एसिड अगर डायरेक्ट स्टोमक के वाल के कांटेक्ट में रहे, डायरेक्ट अगर उसके कांटेक्ट में रहे तो स्टोमक के वाल को ये थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, उसके लिए उसको हानि पहुंचा सकते हैं।
तो उस स्टोमक के वाल को प्रिवेंट करने के लिए, HCl से बचाने के लिए, उसको इरोड होने से बचाने के लिए जो म्यूकस है वो क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो हम लिख सकते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रिवेंट स्टोमक वाल फ्रॉम HCl। ठीक है, HCl से स्टोमक के वाल को बचाने का काम कौन करेगा आपका, तो ये म्यूकस करेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं किसका, तो पेप्सिन का। एक्चुअली में जो ओरिजिनल रोल है डाइजेशन में वो एंजाइम्स का ही होता है, आप लोगों को पता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स कौन है, सिर्फ पेप्सिन है। ठीक है, इन दोनों का भी रोल है लेकिन अलग मैटर में, अलग कंसीडर करके इसका रोल है। तो पेप्सिन का रोल क्या है डाइजेशन में, ये किस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा, किसको सिंपल में बदलेगा, उसको देख लेते हैं। एक्चुअली में जो पेप्सिन आपका एंजाइम है, ये पेप्सिन जो है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्या चीज़ है ये, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम किसे बोलते हैं, तो वो एंजाइम जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करे, है ना। किसके एंजाइम में, प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करे। क्लियर है आपका। तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो प्रोटीन को क्या करेगा, ये सिंपल में चेंज करेगा। ठीक है, प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोग खाएंगे उसको सिंपल में चेंज करेगा। ठीक है, प्रोटीन को जो है पेप्टॉन्स में चेंज करेगा ये। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपको रोल ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का क्या रोल है, तो पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन होगा, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे फूड में प्रेजेंट होंगे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपल में चेंज किया जाएगा। किसके द्वारा, उस पेप्सिन के द्वारा। ठीक है, और इसको बदल दिया जाएगा किस में, तो इसको बदला जाएगा पेप्टॉन्स में। ठीक है, पेप्टॉन्स एक सिंपल मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन का सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां तक स्टोमक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्टोमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद है। क्लियर है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में से गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। HCl का रोल क्या है, तो HCl क्या करता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। अगर फूड में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हो तो उसे ये क्या कर देगा, मार देगा। उसके अलावा पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, यानी उसको एक्टिव बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है, और तीसरा जो रोल है वो आगे बताऊंगा आपको, रोल ऑफ म्यूकस। म्यूकस का क्या रोल है, तो म्यूकस क्या करता है कि इस HCl से होने वाले नुकसान को, स्टोमक के नुकसान को कम करता है, उसको रोकता है। ठीक है, और पेप्सिन जो कि एंजाइम्स है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, उसको सिंपल पेप्टॉन्स में चेंज कर देता है। क्लियर है। अब चलिए स्टोमक के बाद हम लोग चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन का काम होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए मैक्सिमम डाइजेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर डाइजेशन कहीं होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लगभग 70% डाइजेशन। ठीक है, टोटल फूड का लगभग 70% डाइजेशन जो है वो स्टोमक में होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग जूसेस, ठीक है, अलग अलग जूसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। कैसे मौजूद होते हैं, तो देखिए सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैंने बताया था पैनक्रिया के बारे में। ठीक है, पैनक्रिया क्या है, एक ग्लैंड है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैनक्रिया। इस पैनक्रिया से पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन होता है, पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन होता है। क्लियर है। और इस पैनक्रिएटिक जूस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। इस पैनक्रिएटिक जूस में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, उसी तरह एमाइलेज भी होता है। ठीक है, और ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं। तो पैनक्रिएटिक जूस का एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रिया एक अलग ग्लैंड है। इस पैनक्रिया से कुछ डक्ट्स होते हैं, वो डक्ट्स के थ्रू वो एंजाइम्स कहाँ पहुँच जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके अलावा लीवर, इसके अलावा हम बात करें किसका, तो लीवर का। ठीक है, लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का।
ठीक है। लीवर से भी जो सेक्रेशन होता है वो एक खास तरह की कंपाउंड्स का सेक्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल। क्लियर है। उसके बाद लीवर का जो सेक्रेशन होता है बाइल, ये भी कहाँ पहुंच जाता है, तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। क्लियर, समझ गए आप लोग। तो पेनक्रिया का ये आ रहा है सेक्रेशन कहाँ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर का सेक्रेशन कहाँ आ रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इस इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्लियर है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये इसका अपना ग्लैंड्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिससे खास तरह के जूस का सेक्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, जिसको हम लोग सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इसी जूस को सक्कस इंटेरिकस नाम से भी बुलाया जाता है, तो इस नाम से आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने तरह के सेक्रेशंस आ रहे हैं और ये सभी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। हम देखेंगे इन सभी एंजाइम्स का क्या रोल है, अभी देखने वाले हैं। लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे अधिक डाइजेशन यानी 70% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग ग्लैंड्स के जो सेक्रेशन होते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे कि पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होता है, वो पहुँचता है यहाँ। लीवर से बाइल का सेक्रेशन होता है, वो पहुँचता है यहाँ। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है, वो तो होगा ही। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एंजाइम्स जो है इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले आपने पढ़ा, सबसे पहले बक्कल कैविटी पढ़ा। बक्कल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा क्या, तो उसके बाद हम लोग आए स्टोमिक में, फेरिंक्स में और ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग स्टोमिक में आए। स्टोमिक में हम लोगों ने देखा कि किसका डाइजेशन हो रहा था वहाँ पर, तो स्टोमिक में आपका जो है प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है अभी, ना कार्बोहाइड्रेट का ना प्रोटीन का। ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि किन किन चीज़ों का डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा। इसमें जो है आपका फैट्स का भी डाइजेशन होगा। अभी तक फैट्स का डाइजेशन नहीं हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स का डाइजेशन होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का भी यहाँ पर आपका डाइजेशन होगा। फर्दर डाइजेशन प्रोटीन का भी होगा। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का डाइजेशन यहाँ पर होगा क्योंकि अलग अलग तरह के एंजाइम्स और जूस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके सबसे पहले हम लीवर का ये लीवर के द्वारा जो बाइल सेक्रेट हो रहा है इसका रोल देखते हैं, है ना। रोल ऑफ बाइल, रोल ऑफ बाइल। ठीक है। बाइल एक्चुअली में कोई खास तरह का एंजाइम्स नहीं है, ये एक अलग तरह का केमिकल कंपाउंड्स है, केमिकली अलग तरह की चीज़ है जो डायरेक्ट डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली डाइजेशन से जुड़ा होता है। किस तरह से, तो बाइल का जो रोल है वो सबसे पहला रोल है इमल्सिफिकेशन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्योंकि जो फैट्स होते हैं ये बहुत ही लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। एक लार्जर मॉलिक्यूल्स है फैट्स का। इस लार्जर मॉलिक्यूल्स को पहले क्या किया जाता है, सिंपल में चेंज किया जाता है। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब इस स्मॉलर लिपिड, इस स्मॉलर फैट्स का क्या होगा, फर्दर इस पर एंजाइम्स एक्ट करेंगे तो इसका डाइजेशन होगा। तो इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है, ये कौन करता है, ये बाइल करता है, पहली बात। दूसरा जो इसका रोल है वो क्या है, दूसरा रोल है कि बाइल जो है वो बेसिक मीडियम का होता है। ठीक है। बाइल जो है ये कैसा मीडियम होता है, इसका बेसिक मीडियम होता है जिसका पीएच 7 से अधिक होता है। क्लियर, लगभग 7 के आसपास ही होता है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बाइल क्या करते हैं कि मीडियम को बेसिक बनाते हैं, है ना। मेक्स द मीडियम बेसिक। अब इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि आप जो पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स देख रहे हैं या आप जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के ये एंजाइम्स देख रहे हैं ये सभी बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं भाई। ठीक है। बेसिक मीडियम में, अगर मीडियम बेसिक नहीं होगा, क्योंकि स्टोमिक में जो मीडियम था वो कैसा था, स्टोमिक में एसिडिक मीडियम था ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ HCl। लेकिन वो जैसे ही स्टोमिक से फूड कहाँ आएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो उस मीडियम को चेंज करना पड़ेगा
और वो मीडियम चेंज कैसे होगा, तो वो मीडियम चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ बाइल। बाइल के सेक्रेशन से, जो कहाँ से आता है, लीवर से आता है। तो बाइल क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम को बेसिक बना देगा और उस बेसिक मीडियम में ये सभी एंजाइम्स काम करेंगे ठीक तरीके से। क्लियर है, समझ में आ गया आपको कि बाइल का क्या रोल है। ठीक है, इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस है या ट्रिप्सिनोजेन है या एमाइलेज है, ये सभी अलग अलग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का डाइजेशन करेंगे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रिप्सोजिन का रोल देख लेते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स का रोल हम देख रहे हैं जो कि पूछा जाता है आपका एग्जाम में। जो जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजेन जो आप देख रहे हैं एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम्स जो आप देख रहे हैं, ये ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसा कि पेप्सिनोजेन होता था। अब इसको सबसे पहले एक्टिव होना होता है, इसको सबसे पहले एक्टिव होना होता है। और इसे एक्टिव बनाता कौन है, तो इसे एक्टिव बनाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के जूस, यानी इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस के कांटेक्ट में आने के साथ ही ट्रिप्सिनोजेन किस में बदल जाएगा, ये ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ट्रिप्सिन में। नाउ ट्रिप्सिन इज एक्टिव, ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, अपना काम शुरू करेगा। तो ये क्या करेगा, मैंने आपको बताया कि इससे पहले प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, क्लियर है, हुआ था। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला गया था, किसके द्वारा बदला गया था, पेप्सिन के द्वारा। तो अब यहां पर पेप्टोन्स को फर्दर सिंपल में बदला जाएगा, किसके द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो पेप्टोन्स मॉलिक्यूल्स हैं, पेप्टोन्स, उसको, जो कि एक प्रोटीन का सिंपल मॉलिक्यूल्स है, इस पेप्टोन्स को बदलेगा, किस में बदलेगा, ट्रिप्सिन, ये इसको बदलेगा किस में, तो डाइपेप्टाइड में। ठीक है, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड इज मोर सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, क्लियर है। तो ये डाइपेप्टाइड में इसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये चीज हो गया। तो ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन का रोल आपसे पूछेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिप्सिन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, याद रखिएगा। रोल ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का रोल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ट्रिप्सिन का क्या क्या रोल है, तो देखिए फर्स्ट रोल क्या है कि ट्रिप्सिन क्या करेगा कि पेप्टोन्स को, यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करेगा, पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड में बदल देगा, पहली बात। और दूसरा क्या रोल है इसका, सेकेंड रोल, एक्टिवेट ऑल अदर एंजाइम्स ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट और जितने भी एंजाइम्स हैं, जैसे कि एमाइलेज है या और कोई भी है, वो तभी काम करेगा जब कौन एक्टिवेट हो जाएंगे, ट्रिप्सिन के एक्टिवेशन के बाद ही दूसरे एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है कि सबसे पहले ट्रिप्सिनोजेन तो खुद एक्टिव होगा, ट्रिप्सिन में बदलेगा, और उसके बाद ये ट्रिप्सिन दूसरे एंजाइम्स को एक्टिव करेगा। क्लियरली समझ गए आप बातों को। चलिए, अब यहां पर आप एमाइलेज देख रहे हैं, ये एमाइलेज क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट का फर्दर फिर से डाइजेशन होगा, क्लियर है। उस सलाइवा में जो डाइजेशन हुआ सलाइवा के थ्रू, उसके अलावा उसका डाइजेशन होगा। इसके अलावा जो है आपका सक्कस इंटेरिकस है, या जो सक्कस ये आपका इंटेस्टाइनल जूस है, इसके द्वारा डाइजेशन होगा। तो ये सारा डाइजेशन होगा। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर फैट्स का भी डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन का भी डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर डीएनए, आरएनए, इन सब चीज़ों का भी डाइजेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन आपका कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आप याद रखिएगा। तो आपका मेन क्वेश्चन क्या है कि मैं बता दूं आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे डाइजेशन 70% सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर होगा कि यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स का सेक्रेशन आता है। यहाँ पर पेनक्रिया से पेनक्रिएटिक जूस आते हैं, यहाँ पर लीवर से बाइल आता है, यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के खुद का जूस होता है, सक्कस इंटेरिकस। दैट इज वाई द डाइजेशन इज मैक्सिमम हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर डाइजेशन किसका किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, फैट्स का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, हर एक चीज़ों का डाइजेशन लगभग यहाँ पर होता है। अब लीवर से जो बाइल आ रहा है उसका रोल क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो रोल है इसका, एक तो फैट्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में चेंज करना, इमल्सिफिकेशन करना। एक बात याद रखना आपको कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये डाइजेशन नहीं है, ये डाइजेशन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें इंजाइम्स का हेल्प नहीं होता है, इंजाइम्स का हेल्प नहीं लिया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और दूसरा क्या है, इट मेक्स द मीडियम बेसिक, ये मीडियम को बेसिक बनाता है। ठीक है, दो रोल बाइल्स का, क्लियर है। उसके बाद ट्रिप्सिन एंजाइम्स, ये आपको पूछा जाता है खास करके ट्रिप्सिनोजेन का, ट्रिप्सिन का क्या रोल है। तो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव बनाएगा इंटेस्टाइनल जूस ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा।
ठीक है, ये दो रोल आपको याद रखना है किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया और एक तरह से हम कहें तो यहाँ पर डाइजेशन का लगभग कंप्लीट हो गया, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन का कोई खास रोल नहीं देखा जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का कोई खास रोल नहीं होता है। तो चलिए यहाँ से आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो 5 प्रोसेस मैंने आपको बताया। पहला तो इंजेशन, फूड को जैसे ही हमने माउथ में लिया वही क्या हो गया, इंजेशन हो गया। सेकेंड प्रोसेस चला डाइजेशन। तो डाइजेशन में किस किस पार्ट में किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कैसे होता है, इन बातों को हम लोगों ने समझा। अब चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रोसेस की ओर, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन के बाद उस फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो प्रोसेस कैसे होगा उसको देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ जो थर्ड प्रोसेस है हमारा वो कौन सा है, द थर्ड प्रोसेस इज, हमने क्या देखा, हमने इंजेशन देखा, हमने डाइजेशन देखा, हम देखेंगे अब एब्जॉर्प्शन। क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, सबसे पहली बात, एब्जॉर्प्शन कहते किसे, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से आप समझते क्या है। तो देखिए कि डाइजेशन का जो भी एंड प्रोडक्ट होगा, डाइजेशन का जो भी एंड प्रोडक्ट होगा, यानी कि प्रोटीन जो किस में बदल रहे हैं, डाइपेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च किस में बदल रहे हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, इन सब चीज़ों में। तो कहने का मतलब है जो भी एंड प्रोडक्ट होगा कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन के बाद, उस एंड प्रोडक्ट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और एब्जॉर्ब होने के बाद वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उसको पहुंचाया जाना है, जो कि अलग प्रोसेस में आएगा। सबसे पहली बात, एब्जॉर्प्शन किसे बोलते हैं, तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो हैं फूड्स के एंड प्रोडक्ट्स, उनको एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो बार बार वही चीज़ आ रहा है, बार बार वही चीज़ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा रोल, सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है। तो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, उस चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। रीज़न, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने का स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहला बात कि ये बहुत लंबा है, इट इज़ वेरी लॉन्ग। ठीक है, इट इज़ वेरी लॉन्ग। अब लॉन्ग होने के कारण क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कारण हम समझ सकते हैं लंबा कौन होता है ज़्यादा, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा लंबा होता है। तो बहुत लॉन्ग होने के कारण यहाँ पर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न हम बता सकते हैं कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ भिलाई, प्रेजेंस ऑफ भिलाई। अब ये भिलाई क्या चीज़ है भाई, तो भिलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से एक बहुत सारे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ भिलाई। भिलाई व्हाट इज भिलाई, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भिलाई, तो आप देखो कि ये भिलाई एक तो लॉन्ग है ही स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपर से इसमें भिलाई मौजूद है, प्रेजेंट है इसके वॉल में। तो ये क्या करेंगे कि सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ने के कारण डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रेजेंस ऑफ भिलाई, भिलाई क्या करता है यहाँ पर, भिलाई का क्या रोल है, तो हम बोलेंगे कि इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके कारण यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। तो कारण क्या क्या हुआ, पहला कि एक तो बहुत लंबा होता है, ठीक है। दूसरा है कि भिलाई के प्रेजेंस के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, भिलाई क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है।
थर्ड हम बोल सकते हैं कि ये जो भिलाई है, इस भिलाई में बहुत सारे नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। अब समझते हैं इसका क्या रोल है भाई। अब देखो कि फूड जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एब्जॉर्ब होकर वो उसको जाना कहाँ है, उसको ब्लड में जाना है। ठीक है, और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा अलग अलग टिश्यू तक, फिर उस टिश्यू में उसका होगा एसिमिलेशन, यानी उससे एनर्जी लिया जाएगा। बात समझने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भिलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भिलाई के वाल में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज इस तरह से उलझे हुए लिपटे हुए हैं। ठीक है ना, तो इस भिलाई में जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, वो फूड एब्जॉर्ब होने के बाद किस में डाला जाएगा, वो इस ब्लड वेसल्स में और इस कैपिलरीज में डाला जाएगा। ठीक है, इसमें डाला जाएगा, और इस ब्लड में जाने के बाद, वो एब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड में जाने के बाद ट्रांसपोर्ट होने को है उसको, वो ट्रांसपोर्ट होके अलग अलग टिश्यू तक पहुंचेगा, और इस टिश्यू में उसका फिर से फर्दर मैकेनिज्म चलेगा और उससे एनर्जी रिलीज होगा, बॉडी को एनर्जी मिलेगा, है ना। तो जो हम लोग फूड खाते हैं और एनर्जी ऊर्जा मिल जाता है, तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स मौजूद हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस में, उसके वाल में, जिसके कारण यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बार बार, आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन स्टोमक में होगा क्या? बिल्कुल नहीं। एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वो इंटेस्टाइन में ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, आपको पहले भी बताया गया था। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कम, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का रोल नहीं देखा गया है, वहाँ एब्जॉर्प्शन का रोल देखा गया है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी कुछ सिर्फ कुछ सम वाटर का, ठीक है, कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर, कुछ मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर, कुछ मिनरल्स, इन सब चीज़ों का जो है एब्जॉर्प्शन होता है बस। और कुछ सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ से हम समझा हमने कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी कहाँ हो रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। क्यों हो रहा है वो यहाँ पर आपके सामने है। अब चलिए फोर्थ प्रोसेस की ओर हम लोग चलते हैं। एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। क्लियरली है? चलिए एसिमिलेशन क्या है, तो अब देखिए कि ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, ठीक है ना, ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है ये कहाँ पहुँचना है, थ्रू ब्लड, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड के थ्रू इसको जाना है अलग अलग टिश्यूज़ में। ठीक है, ये कहाँ पहुँच जाएंगे, अलग अलग टिश्यूज़ में पहुँच जाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड के थ्रू ये एब्जॉर्ब्ड फूड अलग अलग टिश्यू में पहुंच जाएंगे, और इस टिश्यू में जब वो एब्जॉर्ब्ड फूड पहुंचेगा तो उस टिश्यू का भी न्यूट्रिशन पूरा होगा, उस सेल, एक एक सेल्स का न्यूट्रिशन पूरा होगा, है ना। और वो टिश्यू क्या करेंगे, उस एब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। और एनर्जी कैसे रिलीज होगा, तो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, डिफरेंट नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू इस टिश्यू में जब ये फूड्स आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ग्लूकोज पहुँचेगा टिश्यू में, वहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, इसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर, समझ गए आप लोग? चलिए, तो एसिमिलेशन क्या है, तो एसिमिलेशन का हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इनटू द टिश्यू, है ना, थ्रू ब्लड्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन ऑफ फूड। क्लियर है? अब बात करते हैं फिफ्थ और नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इजेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन। अब नेक्स्ट जो फाइनल जो हमारा बात है यहाँ पर, वो इजेशन के बारे में है। तो इजेशन में क्या होता है कि अब देखो कि जो फूड जो डाइजेस्ट हो गया, जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और वो अलग अलग टिश्यू तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो फूड एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट ही नहीं हुए, है ना, जो फूड डाइजेस्ट ही ना हुए, वो एब्जॉर्ब भी ना होंगे और वो टिश्यू तक भी ना पहुंचेंगे, तो वो जाएगा कहाँ, तो वो जमा हो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। और फूड में जो है ये क्या होगा कि हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा।
ठीक है। ये एक जो है जब वाटर और मिनरल अनडाइजेस्टेड फूड, एक बार देख लो यहाँ पर, जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, इस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और मिनरल निकाल लिया जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल, इससे क्या होगा कि वाटर और मिनरल्स जो है निकाल लिए जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फीसिस, फीसिस बोलते हैं। फिशेज इज ए सॉलिड सब्सटेंस, येलो कलर सब्सटेंस, ठीक है। और ये क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, बहुत डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अनएब्जॉर्ब्ड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड से जब वाटर और मिनरल्स जो भी चीज़ है वो अलग कर लिए जाएंगे तो ये फिशेज बनेंगे सॉलिड। ये क्या है, ये सॉलिड प्रोडक्ट है येलो इस कलर का, और ये क्या होगा हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको समझना है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 था, जिसमें हम लोगों ने जितने भी प्रोसेस हैं 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस सभी को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। और ये चैप्टर आपका न्यूट्रिशन का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस का पहला जो था न्यूट्रिशन वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पायरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पायरेशन के जो बेसिक है वो। तो चलिए, ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लगातार इस तरह के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।